हेलो एस्पिरेंट, मेंटर आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आज का करंट अफेयर कंप्लीटली कवर करेंगे कंसोलिडेटेड फॉर्म में, जिसमें हम द हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, पीआईबी, पीआरएस, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, इन सब का डेटा लेंगे और जो टॉपिक आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे उन्हें हम कवर करेंगे उनके डिटेल्स के साथ, जिसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, सिर्फ स्टैटिक नहीं करेंगे, हम दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर एक टॉपिक को क्वेश्चन पे बनाया जाता है और उसमें एक स्टेटमेंट करंट अफेयर की होती है और एक स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी अक्सर जो उसका कंसेप्ट है उसके ऊपर होती है। तो वो हम इधर सब तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स देख लेते हैं। क्या टॉपिक है आज के करंट अफेयर्स के? पहला टॉपिक है गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए त्रिपक्षीय बैठक। तो गोरखा लोग जो है उनके जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक हुई है। तीन पक्ष जो इधर बैठे हैं। ठीक है, तो गोरखा कौन है, उनके क्या समस्याएं हैं, वो सब हम इधर देखेंगे इस टॉपिक में। फिर दूसरा टॉपिक है मई में क्लाउड सीडिंग परीक्षण की योजना बन रही है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है वो हम इधर देखेंगे। परियोजना कब बन रही है वो अपने इतने काम का नहीं है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 जिलों में बर्ड फ्लू प्रकोप की घोषणा की है। तो बर्ड फ्लू क्या होता है वो हम इधर देखेंगे, उसकी वैक्सीन या फिर इलाज या फिर वो कैसे फैलता है वो हम इधर देखेंगे। ठीक है, और अगर कहीं घोषणा कर दी जाए इसके प्रकोप की तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम इधर देखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक शुरू करने से पहले अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और भेज दो ये वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों को जो अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं, जिनको करंट अफेयर्स पूरा करने में दिक्कत आता है या फिर उनके पास टाइम कम है करंट अफेयर्स पूरा करने के लिए। ठीक है, पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए त्रिपक्षीय बैठक। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने गोरखा समुदाय के मुद्दों को हल करने के लिए नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने की, जिसमें दार्जिलिंग सांसद श्री राजू बिष्टा के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। बैठक में गोरखा समुदाय और उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उजागर किया गया और इनके शीघ्र समाधान की अपील की गई। अभी कंफ्यूज मत होना कि गृह मंत्री भारत के जो हैं वो तो अमित शाह सर हैं, इधर नित्यानंद राय कौन है? ये गृह राज्य मंत्री है। ठीक है, जो बड़ी मंत्रालय होते हैं उनके साथ राज्य मंत्री भी कुछ अटैच होते हैं जो कि अलग से काम करते हैं। ठीक है, तो गृह राज्य मंत्री और दार्जिलिंग सांसद और गोरखा प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर बैठ के बात की गोरखाओं की समस्या और उनके समाधान के लिए। ठीक है, देखते हैं पहले कि गोरखा है कौन। ठीक है, गोरखा लोग जो है वो नेपाली भाषा बोलने वाला एक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करता है। ठीक है, वो नेपाली प्रवासियों के वंशज है और उनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। गोरखा भारतीय सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से गोरखा रेजिमेंट के रूप में। ठीक है, तो अगर आप बाजू में मैप देखोगे तो वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, उसके ऊपरी हिस्से पे येलो कलर से जो थोड़ा मार्क किया हुआ है वो गोरखा लैंड का एरिया या फिर वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहाँ पे गोरखा लोग रहते हैं। नेपाल के जो प्रवासी भारत में आए थे उनके ये वंशज हैं। ठीक है, और ये अपनी बहादुरी के लिए फेमस है। गोरखा रेजिमेंट इनके लिए अलग से बना हुआ है जहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारतीय सेना में। ठीक है, इनका एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है और ये कहाँ रहते हैं? पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में यानी दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। ठीक है, अब ये गोरखा लैंड आंदोलन क्या है? इनका जो मुख्य मुद्दा है वो गोरखा लैंड का है। ठीक है, तो गोरखा लैंड आंदोलन क्या है वो देखते हैं। गोरखा लैंड की अलग राज्य की मांग एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। ये लोग जो है गोरखा, ये लोग कह रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हम पश्चिम बंगाल के साथ नहीं रहना चाहते या फिर ऐसे किसी भी अलग अलग राज्यों में बट के नहीं रहना चाहते, हमें एक अलग राज्य चाहिए गोरखा लैंड के नाम से। ठीक है, यह मांग पश्चिम बंगाल की बंगाली आबादी से अलग अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के आधार पर उठी थी।
ये लोग क्या कहते हैं, हमें पश्चिम बंगाल की बंगाली आबादी से अलग हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, उसकी वजह से हमें एक अलग क्षेत्र चाहिए। ठीक है। 1980 के दशक में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है वो तेज हुआ। ठीक है। तो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है उसने ये इस आंदोलन को तेज किया। किस चीज का आंदोलन? गोरखालैंड अलग से बनाने का आंदोलन। ठीक है। इस आंदोलन के कारण हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का गठन किया गया, जिसे सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। तो गोरखा हिल बनाया गया है, उन्हें कुछ स्तर पे स्वायत्तता प्रदान की गई है कुछ मामलों में फैसले लेने के लिए। ठीक है। फिर 2011 में नए विरोध प्रदर्शनों के बाद ये जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल था उसको गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन से बदल दिया गया। ठीक है। आंदोलन और तेज हुए तो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन से बदल दिया गया। ठीक है। अब ये जो गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन है ये है क्या? ये एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है। तो यानी एक प्रशासनिक निकाय है, पहला ये जरूरी है, जिसे दार्जिलिंग हिल्स के शासन के लिए स्थापित किया गया था। यानी दार्जिलिंग हिल्स जो है उसका शासन जो है ये गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन देखेगा। ठीक है। इसमें सीमित विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, लेकिन ये पूर्ण राज्य की मांग को पूरा नहीं करता है। ठीक है। तो यानी पूर्ण राज्य की जो सरकार होती है उसकी मांग को ये पूरा नहीं करता है। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के पास वो ताकतें नहीं हैं जो एक पूर्ण राज्य की सरकार के पास होती हैं, लेकिन इसके पास सीमित रूप से विधायी ताकतें हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसके अधिकारों को मजबूत करने या इसे पूर्ण राज्य के रूप में बदलने की लगातार मांग उठती रही है। ठीक है। ऐसा कह रहे या तो इसके अधिकार पूरे कर दो, सीमित अधिकार मत दो, या फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। ठीक है, गोरखालैंड को। अब गोरखालैंड के सामने प्रमुख मुद्दे क्या हैं गोरखाओं के सामने, कि ये अलग जमीन क्यों मांग रहे हैं, अलग राज्य मांग क्यों रहे हैं। ठीक है। तो राज्य के दर्जे या पर्याप्त राजनीतिक स्वायत्तता की कमी। ठीक है, इनके पास राज्य का दर्जा नहीं है, स्वायत्तता नहीं है। फिर नागरिक संबंधी समस्याएं, क्यों? क्योंकि गोरखाओं को भारतीय नागरिकता साबित करने में कठिनाई आ रही है। ठीक है। फिर बेरोजगारी और विकास की कमी, ये भी इनके पास एक बहुत बड़ी परेशानी है। फिर गोरखा राजनीतिक गुटों के बीच अस्थिरता। ठीक है। और भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की चुनौती। ठीक है। तो परेशानी क्या है कि अगर इन्हें अलग से एक राज्य दे दिया जाएगा तो इनके राज्य को अलग से फंड मिलेगा, अलग से जो है प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो है अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से निपट सकते हैं। ठीक है। त्रिपक्षीय बैठक जो हुई उसमें क्या बात हुई वो देखते हैं। इस बैठक का उद्देश्य था गोरखा समुदाय से जुड़े प्रशासनिक और शासन संबंधी मुद्दों का समाधान करना। और बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने की। ठीक है। दार्जिलिंग सांसद श्री राजू बिष्टा के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधि मंडल ने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और गोरखा प्रतिनिधियों ने अपनी लंबे समय से लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की कि भाई जो हमारी समस्याएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं उनका आप समाधान दो। ठीक है। सरकार के समाधान के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। सरकार ने कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि आपको अलग राज्य मिलेगा या आपकी मांगे पूरी तरह से पूर्ण होंगी या नहीं। लेकिन ये बैठक जो है संवाद की ओर एक सकारात्मक संकेत देती है। यानी कि इस बैठक से ये क्लियर हो गया है कि आगे ये लोग आपस में मिलके संवाद करके जो समस्या है उनको समाधान कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, मई में क्लाउड सीडिंग परीक्षण की योजना। ठीक है। क्या बात है कि पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि सरकार मई में कृत्रिम वर्षा का परीक्षण करने की योजना बना रही है। तो बात क्या है कि आपको कृत्रिम वर्षा करनी है, जो आपकी वर्षा प्राकृतिक रूप से आती है उसकी जगह अब खुद हम लोग वर्षा कराएंगे। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना है ताकि कृत्रिम वर्षा के माध्यम से वायुमंडलीय प्रदूषकों को धीरे धोकर नीचे गिराया जा सके। ठीक है। तो यानी जो कृत्रिम वर्षा होगी उससे क्या किया जाएगा कि जो वायुमंडल में प्रदूषक है, जो वायुमंडल में घूम रहे हैं, उन्हें धो के नीचे गिराया जा सके। ठीक है। IIT कानपुर
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ ये बैठक की गई है कि कैसे ये क्लाउड सीडिंग की जाए। क्या है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए 7 क्लाउड सीडिंग प्रयोगों में 6 सफल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से वर्षा कैसे होती है और कृत्रिम रूप से वर्षा कैसे की जाएगी। ठीक है, वर्षा जो है, बारिश, वो तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प जो है सूक्ष्म कणों के चारों ओर संघनित होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या आइस न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, आपके जो पर्यावरण है उसमें जो वाष्प के रूप में जल मौजूद है, ठीक है, यानी जो जल वाष्प है वो जितना ऊपर जाती जाएगी उतनी ठंडी होती जाएगी। ठीक है, तो संघनित होगी। ठीक है, अब संघनन होगा तो वो इकट्ठी तो हो जाएगी, ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन वो एक जगह पे इकट्ठी कैसे होगी ताकि बारिश हो। ठीक है, तो उसे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई नाम की एक किसी भी ठोस चीज की जरूरत है जिसके आसपास वो चिपक सके सारी जो बूंदे हैं। ठीक है, फिर वो भारी होंगी और फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरेंगी। ठीक है, तो ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो है ये तरल बूंदों के लिए होता है। छोटे कण होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, सॉलिड होते हैं ये। ठीक है, और वो अपनी ओर बूंदों को आकर्षित करते हैं और उन्हें इकट्ठा करके जल की बूंद बनाते हैं। जो बारिश की बूंद होती है वो ऐसे बनती है। ठीक है, और जब ये पर्याप्त बूंदें जो है वो बड़ी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो बारिश के रूप में गिर जाती हैं। ठीक है, अब ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो है, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से प्रकार के पदार्थ होते हैं वो देखते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है इन पदार्थों के? पहला, समुद्री नमक के कण। जो नमक के कण हैं उस पर सारी बूंदें चिपट जाती हैं और जो है संघनित हो जाती हैं। फिर धूल और रेत के कण, फिर सल्फेट एरोजोल जो समुद्री जीव या उद्योगों से निकलते हैं, फिर जैविक कण जैसे आपके बैक्टीरिया, धुआं, पराग, ये सब। ठीक है, अब प्राकृतिक वर्षा कैसे होगी हमने देखी कि ये जो आपका क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है, ठोस पदार्थ, इस पे बूंदें चिपक जाएंगी, संघनित होके भारी हो जाएंगी, वर्षा हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, खाली आपको क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई याद रखना है कि ये एक ठोस पदार्थ है जिसपे बूंदें चिपकती हैं। ठीक है, बूंदें अपने आप स्वायत्त रूप से नीचे नहीं गिरती हैं। ठीक है, और इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है वो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कृत्रिम वर्षा कैसे कराएंगे? ये तो प्राकृतिक रूप से वर्षा कैसे होगी उसकी बात थी। तो इसमें क्या है कि ये एक मौसम नियंत्रण तकनीक है जिससे बादलों को कृत्रिम न्यूक्लियाई डाला जाता है ताकि वर्षा हो सके। वायुमंडल में जल वाष्प तो मौजूद है लेकिन उसको एक न्यूक्लियाई नहीं मिल रहा है, एक ठोस पदार्थ नहीं मिल रहा है जिसपे वो चिपक के नीचे गिर सके। ठीक है, तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें एक कृत्रिम रूप से किसी भी एक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, सीडिंग एजेंट होते हैं। अब कौन, प्राकृतिक स्रोत तो हमने देखे, धूल के कण या फिर आपके नमक के कण, ये सब होगा। तो कृत्रिम रूप से आप किसे डालोगे उधर, है ना? तो सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड यानी आपका नमक, या ड्राई आइस यानी ठोस CO2, इनको उपयोग किया जाता है क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के रूप में। ठीक है, प्रसारण विधि क्या है, फैलाएंगे कैसे? हवाई जहाज से, रॉकेट से या जमीन से स्प्रे करके इन्हें पर्यावरण में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे प्रभाव क्या होगा? गर्म बादलों में क्या प्रभाव होगा? जो नमक के कण हैं वो जल वाष्प को आकर्षित करेंगे और बूंदों को बड़ा करेंगे। ठीक है, और ठंडे बादलों में क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड बर्फ जैसे कण बनाता है जिससे वर्षा होती है। ठीक है, याद रखना, गर्म बादलों में आप नमक के कण यूज करोगे और ठंडे बादलों में सिल्वर आयोडाइड ज्यादा यूज करोगे। ठीक है, अब क्लाउड सीडिंग कितने प्रकार से होती है? ये जो होता है ना, इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जो कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया है जिसमें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को हवा में छोड़ा जाता है, उसे क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रकार की क्लाउड सीडिंग होती है। पहली, स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, ये ठंडे बादलों के लिए होती है जिसमें सिल्वर आयोडाइड की प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाता है, हिमालय जैसे इलाकों में बहुत आती है। फिर होती है क्लाउड सीडिंग, बड़ी मात्रा में जाते हैं जिससे बादलों की ऊर्ध्वाधर धारा जो है वो बढ़ती है, यानी बादल जो है वो एक लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, फिर इससे वर्षा की संभावना बढ़ जाएगी।
फिर हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग होती है जो गर्म बादलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें नमक के कण जो है वो पानी की बूंदों को आकर्षित करते हैं, उन्हें बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अक्सर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल होती है। अब इधर आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, ठंडे बादलों में क्या करोगे, गर्म बादलों में क्या करोगे। ठीक है, किस प्रकार की चीजें क्लाउड सीडिंग में सीड्स के तहत इस्तेमाल की जाएंगी, जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ठोस CO2 यानी ड्राई आइस। ठीक है, ये काम आता है, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब इसके क्या फायदे होंगे, जो क्लाउड सीडिंग करना है इसके क्या फायदे होंगे देखते हैं। बारिश बढ़ेगी तो सूखे से राहत मिलेगी, खेती में मदद मिलेगी, और जलाशय जो हैं उनमें पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण में कम आएगी क्योंकि कृत्रिम वर्षा से PM 2.5 और PM 10 जैसे कण जो हैं वो धोकर वायु से साफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, विशेषकर दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में बहुत उपयोगी है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमवृद्धि होगी। ठीक है, कैसे, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के साथ साथ आइस न्यूक्लियाई होता है, जो बर्फ के कण जो है वो नीचे वर्षा करती है, उससे जो ग्लेशियर हैं यानी जो बर्फ के पहाड़ है, हिमाच्छादित हिमालय हैं, उनको स्थिर रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, और प्रमुख आयोजनों में मौसम नियंत्रण जो है वो देखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण है बीजिंग ओलंपिक 2008 में वर्षा रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब ये तो हो गए फायदे। चुनौतियां क्या हैं, मुश्किलें क्या हो सकती हैं वो देखते हैं कि बादल होना अनिवार्य है। ठीक है, बादल नहीं होंगे तो कोई भी आप सीडिंग करके वर्षा जो बादल के ऊपर जो वो चिपकाओगे, बूंदे चिपकाओगे, वो कहाँ से लाओगे, है ना। तो बादल तो होना जरूरी है, ये तकनीक खाली आसमान में वर्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, सफलता जो है वो निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने क्लाउड सीडिंग कर दी तो बारिश हो ही हो। ठीक है, मौसम, नदी, हवा सब पे निर्भर करता है। ठीक है, मौसम भी इधर उधर हो सकता है, नमी कम है तो भी नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण को खतरा हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का ज़्यादा उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और स्थानीय जलवायु पर असर डाल सकता है। ठीक है, और इसकी तकनीक महंगी है, क्यों, क्योंकि हवाई जहाज, यंत्र, विशेषज्ञ, इन सब की आवश्यकता इधर लगेगी। ठीक है, इसके साथ अभी ये देखते हैं कि अभी जो घटनाक्रम है वो क्या है। दिल्ली में ये मीटिंग हुई है जिसमें सबने मिलकर बैठ के बात की है। किसने बात की है, IIT कानपुर, CPCB, DPCC, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर बात की है कि कैसे क्लाउड सीडिंग की जाए। ठीक है, मई 2025 में प्रस्तावित है कि ये परीक्षण किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करना है और सूखे समय पे वर्षा बढ़ानी है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिल्वर आयोडाइड या नमक के कण बादल में छोड़ेंगे और हवाई जहाज या जमीन से प्रसारण करेंगे इनका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 जिलों में बर्ड फ्लू प्रकोप की घोषणा की है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन से 6 जिलों में बर्ड फ्लू की घोषणा की है, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, कुर्नूल, एलुरु, NTR और काकीनाडा। ठीक है, 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र और 1 से 10 किलोमीटर क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह अधिसूचना संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत जारी की गई है। यह हम देखेंगे कि अधिनियम है क्या। ठीक है, पर उससे पहले हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि बर्ड फ्लू क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं इसे। यह एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है। वहीं पे हमने पकड़ लिया कि ये विषाणु से होती है, वायरस से होती है। ठीक है, अत्यंत संक्रामक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी पहुंचती है। अब इधर मैंने व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप ये सोचो कि व्यक्तियों में बहुत कम होती है, एक पक्षी से दूसरे पक्षी में ये बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, मुख्य रूप से पक्षियों, विशेषकर पोल्ट्री को प्रभावित करती है। पोल्ट्री यानी वो जो पक्षियों का एक जगह पे इकट्ठा करते हैं कमर्शियलाइजेशन के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, या फिर अंडों के लिए। ठीक है, इस इन्फ्लुएंजा ए वायरस H5N1, H5N8, H7N9 के कारण ये होती है। ठीक है, वायरस का नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कभी कभी ये मनुष्य और अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकती है, विशेष रूप से संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से। तो इसमें मैं अगर ये सोचूं
कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इसका, तो पोल्ट्री वाले लोगों को हो सकता है ना, जो अंडे के लिए बहुत ज़्यादा मुर्गियों को या फिर पक्षियों को रखते हैं, है ना। तो अगर उसके पोल्ट्री में कुछ संक्रमित पक्षी हैं तो उस व्यक्ति तक ये ट्रांसफ़र हो सकती है, संक्रमित हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बर्ड फ्लू है ये पक्षियों से इंसानों में नहीं आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है ये? पहला है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी हल्का संक्रमण होता है, मनुष्यों के लिए कम जोखिम होता है, इंसानों को ज़्यादा जोखिम नहीं होता है। फिर होता है हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, ये गंभीर संक्रमण होता है, पक्षियों के लिए तो घातक होता है और मनुष्यों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है वो फैलता कैसे है वो देखते हैं कि संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, प्रदूषित सतहों यानी पक्षियों का मल, पानी, चारा, पिंजरे के संपर्क में आने से हो सकता है, हवा के माध्यम से भी इसका संक्रमण हो सकता है, हालांकि मामले बहुत कम हैं, ठीक है। फिर अधपका या संक्रमित पोल्ट्री उत्पाद खाने से भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पोल्ट्री उत्पाद जो है वो संक्रमित है इससे तो वो खाने से या अधपका खाना खाने से पोल्ट्री उत्पाद भी हो सकता है, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके? पोल्ट्री उद्योग को तो नुकसान होगा ही, बिल्कुल। बड़े पैमाने पे पक्षियों को मारने से आर्थिक नुकसान होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि कुछ प्रकार के वायरस मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। व्यापार प्रतिबंध होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री को अब हम निर्यात नहीं कर सकते हैं, दूसरे देश पे भी नुकसान हो सकता है और पर्यावरण की समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो अधिनियम था जिसके तहत ये गाइडलाइन जारी की गई वो क्या है? संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ठीक है। तो अगर नाम पढ़ के मुझे समझना हो तो मेरे को ये समझ में आएगा कि संक्रामक रोग जो है उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। यह अधिनियम संक्रामक पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बनाया गया। इसने 1899 में ग्लैंडर्स और फारसी अधिनियम को निरस्त कर दिया। यह राज्य और केंद्र सरकार को इस पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य प्रावधान देख लेते हैं कि रोग प्रभावित क्षेत्र है उसकी घोषणा कैसे होगी, ठीक है। तो सरकार किसी भी क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर सकती है, जिसका 0 से 1 किलोमीटर का क्षेत्र संक्रमित क्षेत्र कहलाएगा और 1 से 10 किलोमीटर क्षेत्र जो है निगरानी क्षेत्र कहलाएगा। पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। संक्रमित क्षेत्र जो क्षेत्र जो है वो पहले से ही संक्रमित है, उधर से पशु उत्पाद, चारा या जैविक कचरे को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंध हो जाएगा, ठीक है। रोगों की अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, यानी कोई भी अगर रोगी है तो उसको रिपोर्ट करना ही है। फिर पशु चिकित्सकों को क्या अधिकार मिलेगा वो देखते हैं। ये किसी भी प्रांगण का निरीक्षण कर सकते हैं, पशु चिकित्सक टीकाकरण कर सकते हैं, संक्रमित पशुओं को अलग कर सकते हैं, मार भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना अधिकार पशु चिकित्सकों को मिलता है, इसे याद कर लेना। हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि जो पशु चिकित्सक है उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी भी पशु को मार सकते हैं इस अधिनियम के तहत, ठीक है। अब उधर ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो जानवरों के प्रति जो है सुरक्षा का मामला है, ठीक है। तो उधर ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई संक्रमित पशु है तो उसको मारा जा सकता है। किसके द्वारा? पशु चिकित्सकों के द्वारा, ठीक है। अब मारे गए पशुओं के लिए मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यदि सरकार संक्रमित पक्षी या पशुओं को मारने का आदेश देती है तो जो पशुपालक है उसको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई पशु है या पक्षी है जिसको ये संक्रमण हो गया है कोई भी, और सरकार ने आदेश दिया है कि इसे मारना पड़ेगा, तो मुझे मुआवजा देगी सरकार। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी जीवन यापन का एकमात्र स्रोत हो वो, है ना। फिर अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रम, यानी सरकार जो है वो जोखिम वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे टीकाकरण करवा सकती है और संक्रमित पशुओं के व्यापार पे रोक लगा सकती है कि अगर कोई पशु संक्रमित है तो उसका आप व्यापार नहीं कर सकते, उसे बेचना खरीदना नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ हमारे आज के सभी टॉपिक्स खत्म होते हैं।
अगर आपको इस पूरे लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमें नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी का नाम, हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर अब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी आंसर लिखना है और आपको वो इवैल्यूएट कराना है तो आप मुझे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी आंसर भेज सकते हैं, हम इवैल्यूएट करके आपको देंगे। और इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।